Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine and doing well। आज का हमारा टॉपिक है कूलम लॉ, चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या कहते हैं और ये किस चीज़ के बारे में है? कूलम लॉ हम पढ़ेंगे आज। कूलम लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम लॉ सबसे पहले ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? कूलम लॉ जो है वो है हमारे पास क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। मतलब है इसका कि कूलम लॉ, जैसे कि हमने पढ़ा है कि दो चार्जेस एक दूसरे को या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो यही इंटरेक्शन जो है कूलम ने एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन यानी मैथमेटिकल फॉर्म में उन्होंने एक्सप्रेस किया और साथ ही ये भी बता दिया कि ये इंटरेक्शन जो है, जो दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है, आपस में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट इसका कुछ यूँ है कि स्टेटमेंट ये है कि द इंटरेक्शन, या यू कैन से इंटरेक्शन हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी। द इलेक्ट्रिकल force between two charges is a number one। वो कहते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो चाहे अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, वो किस चीज़ के बराबर होता है? नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of product of the two charges। तो उन्होंने जो सबसे पहली बात की वो ये की कि जो इंटरेक्शन दो चार्जेस के बीच में होता है, आपस में होता है, तो वो किस बात पे डिपेंड करता है? दो चार्जेस, अगर हमारे पास ये चार्ज हो और ये दूसरा चार्ज हो, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, आपस में जो सेपरेशन है, वो है हमारे पास R। तो ये दोनों चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, ये हमको ऑलरेडी पता है कि इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगा और रिपल्जन कुछ इस तरह होगा। ये फोर्स है, यानी ये चार्ज उस चार्ज को Q1 Q2 को उस तरफ उसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये Q2 जो है ये Q1 को इसी डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स के साथ रिपेल करेगा। तो कूलम ने ये कहा कि ये जो फोर्स है या ये दोनों एक ही चीज़ है, ये किस चीज़ के बराबर होगा? उन्होंने ये कहा कि यही फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। यानी दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुई बात? मतलब है अगर इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर दोनों का प्रोडक्ट कम हो तो फोर्स कम होगा। प्रोडक्ट पे भी हम बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो उन्होंने प्रोडक्ट क्यों कहा, उन्होंने सम क्यों नहीं कहा। मतलब ये पॉइंट उन्होंने इस तरह क्यों नहीं बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू चार्जेस, इस तरह क्यों नहीं कहा, ये हम बाद में बात करेंगे। नंबर सेकंड जो उन्होंने बात की वो ये की कि the electrical force between the two charges is a number second inversely proportional
to the square of the distance between the charges। दूसरी जो उन्होंने बात की वो ये की कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है r, ये फोर्स एस आर के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब है कि फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास? दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वही है। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स हम इंक्रीज कर दें तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हम 3 गुना इंक्रीज कर दें तो फोर्स कितना रह जाएगा? 1/9 यानी 9 गुना ये कम हो जाएगा। ये उन्होंने दूसरी बात की। तीसरी जो उन्होंने बात की वो ये कि नंबर 3 के इलेक्ट्रिकल फोर्स, द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज along the line joining the two charges। दूसरी जो उन्होंने बात की वो ये कि फोर्स हमेशा के लिए चार्जेस के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है, यानी जिस स्ट्रेट लाइन पे दोनों चार्जेस पड़े हैं उसी लाइन पे लगेगी फोर्स, कोई दूसरी लाइन पे नहीं लगेगी। मतलब है कि अगर दो चार्जेस हो, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, और इन दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है इस तरह, तो उन्होंने ये बताया कि ये चार्ज Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा तो वो इसी ही लाइन पे होगी। मतलब है इस तरह होगी, ये फोर्स इस तरह होगी, ठीक है, इस तरह। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि फोर्स इस तरह हो, कि फोर्स इस तरह हो। मतलब ये चार्ज इस चार्ज पे इसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर हुई बात? या ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज पे इसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन पे नहीं लगेगी। ये हमेशा के लिए जो स्ट्रेट लाइन दोनों चार्जेस में से गुजरती है लाइन, तो फोर्स जो है उसी लाइन पे लगेगी। और इसके लिए उन्होंने, और ये एक ही लाइन पे लगेगी। वैसे तो कई फील्ड लाइंस है यहाँ से गुजरती है, इस तरह इस तरह इस तरह कई लाइंस हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। लेकिन फोर्स जो है वो एक सिंगल लाइन पे लगेगी और वो सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई। 4 पाई का क्या मतलब है? यहाँ पे 4 पाई क्यों हम यूज़ करते हैं? ये इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो सॉलिड एंगल तो हमने ये वहाँ से ली। मतलब है इस बात का कि अगर हमारे पास ये चार्ज हो तो हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस चार्ज से वो ऑल डायरेक्शंस में होंगे। मतलब अगर ये हमारे पास चार्ज हो, ये चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह भी इसी डायरेक्शन में भी फैलते हैं, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ऑल 3 डायमेंशंस में, ठीक है। तो ऑल फील्ड लाइंस जितनी भी है, जितनी भी हमारे पास फील्ड लाइंस है, वो टोटल एंगल कितना बनाएगा? 4 पाई एंगल बनाएगा। और इस 4 पाई एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो 4 पाई एंगल में ये जो सारी लाइंस है, जितनी भी लाइंस है, वो 4 पाई एंगल चार्ज पे बनाता है और वो एंगल है हमारे पास सॉलिड एंगल। लेकिन फोर्स जो है वो तो सिंगल लाइन पे लगेगी, इसी लाइन पे। तो ये एक सिंगल लाइन जो है, जब ऑल लाइंस हमारे पास बनाता है यहाँ चार्ज पे, यानी चार्ज सेंटर पे है,
यहाँ पे सारे लाइंस बनाते हैं 4 पाई एंगल, तो ये एक सिंगल लाइन कितना सॉलिड एंगल इस चार्ज पे बनाएगा? 1/4 पाई, यानी 4 पाई में से एक। क्लियर हुई बात? इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई। क्लियर हुई बात? नंबर 4 जो उन्होंने बात की, द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द permittivity of the medium। इसका मतलब है FE is inversely proportional to epsilon m। एप्सिलॉन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो एप्सिलॉन हमारे पास क्या है? जिस तरह के हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा है, कंडक्टिविटी हमने पढ़ा है, बिल्कुल इसी तरह जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी हमारे पास एक और जो मैटर की प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास परमिटिविटी। ठीक है, ये सारे यानी मतलब ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है ये किस बात पे डिपेंड करती है? ये 2 बातों पे डिपेंड करती है, 2 बातों पे। नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। नंबर 2 ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर हुई बात? तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह की रेजिस्टिविटी हमारे पास कंडक्टिविटी है, बिल्कुल ही इसी तरह परमिटिविटी जो है ये भी 2 बातों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम पे कि मीडियम किस चीज़ से बना है। फॉर एग्जांपल रबर का है, एयर है, वाटर है, सिलिकॉन है, आयरन है। ठीक है, दूसरी जो ये डिपेंड करती है वो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की मैं इधर बात करूं कि ये नोट कीजिएगा कि परमिटिविटी फॉर H2O, जिसको हम फिर बाद में बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों किसी भी चीज़ की परमिटिविटी जब हम लेते हैं तो वो हम कंपेयर करते हैं परमिटिविटी ऑफ द एयर के साथ। तो फॉर रिलेटिव परमिटिविटी फॉर द एयर जब हम बात करेंगे, यह रिलेटिव परमिटिविटी है और ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं H2O के लिए। जिस तरह हमने अब H2O की बात की यानी वाटर की, तो एट 20 डिग्री C, अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी जब हम बाद में बात करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी क्लियर हो जाएगी, लेकिन मतलब ही परमिटिविटी है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का है, इसका वैल्यू 80.5 और यही 25 डिग्री C पे इसका वैल्यू है 78.4। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड तो करता ही है, दूसरी जो ये डिपेंड करता है वो है हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करना। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो जाती है या मतलब चेंज हो जाती है। क्लियर हुई बात? और अगली अब जब ये सारी रिलेशंस हम इकट्ठा करेंगे तो और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया वो ये है कि परमिटिविटी जो है ये शेप यानी मटेरियल के शेप, साइज़ इस पे डिपेंड नहीं करता। जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये भी इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता कि मतलब जो मीडियम है उसकी साइज़ कितना है। क्लियर हुई बात? और इसका शेप कैसा है इस पे डिपेंड नहीं करता। तो बिल्कुल ही इसी तरह परमिटिविटी भी इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता सिवाय 2 बातों के, जो नेचर ऑफ द मटेरियल है और दूसरा है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर? जब इन सारे इक्वेशंस को हम इकट्ठा कर दें
नंबर 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, आर हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस है। नंबर 3, फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, सिंगल लाइन पे लगेगी, और ये बात हमने की। तीसरी जो है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, मतलब जब परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती है तो ये फोर्स कम हो जाएगा। और परमिटिविटी कैसे बढ़ती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस तरह हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि परमिटिविटी हमारे पास यहाँ देखिए एप्सिलॉन परमिटिविटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम दैट रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स to pass through it is called permittivity। तो जो मीडियम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेजिस्ट करेगा तो उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर हुई बात? अब उन सारे इक्वेशंस को जब हम इकट्ठे कर देते हैं, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, या इक्वेशन नहीं रिलेशंस, तो सारे रिलेशन जब हम इकट्ठा करते हैं तो एफ ई हमारे पास है, एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई, एफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन m मीडियम। क्लियर? ये सारे इक्वेशन जब हम इकट्ठा करेंगे तो इससे बनता है हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। क्लियर हुई बात? अब ये प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमारे पास और कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सारी क्वांटिटीज़ में एक तो कांस्टेंट ही रहता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस कांस्टेंट, या डिस्टेंस बिटवीन द टू, या 4 पाई तो है ही कांस्टेंट, या एप्सिलॉन मतलब मीडियम। तो इसलिए यहाँ पे हम और कांस्टेंट नहीं लेंगे, इसलिए हमारे पास इक्वेशन बनता है। और एफ ई इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास क्वांटिटी बनती है इसको हम बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर K is a constant of proportionality, constant of proportionality, और इसका its value in नंबर 1 सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो वैल्यू है, अगर हम इफ़ वी टेक, अगर हम फोर्स को न्यूटन में ले लें, इफ़ वी टेक फोर्स इन न्यूटन, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का जो यूनिट है वो तो हमारे पास न्यूटन है, देन फिर के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। नंबर 2 सीजीएस सिस्टम में एफ द फोर्स जो है उसका यूनिट सीजीएस सिस्टम में हमारे पास है डाइन। इफ द फोर्स इज टेकन इन डाइन्स, डाइन dy इन डाइन, देन k इज इक्वल टू 1 सीजीएस सिस्टम में। क्लियर हुई बात? ये है हमारे पास कूलम लॉ का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, और वो है देखिए फोर्स जो है वो हमारे पास एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ के चंद लिमिटेशंस पढ़ेंगे,
और फॉर ईयर और मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ क्या है। नंबर वन जो लिमिटेशन है वो है कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। नंबर 2 जो हमारे पास एप्लीकेशन है कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी या स्टैटिक चार्जेस। मूविंग चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। नंबर 3 जो हमारे पास है वो क्या होगी, वो एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस which is more than the size of either charge। क्लियर। मतलब पहला जो ये तो पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज पे हमारा लेक्चर मौजूद है। फॉर स्टैटिक चार्ज रेस्ट, जब चार्जेस कंप्लीटली रिलेटिवली रेस्ट में हो तब हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम से कम इतना चाहिए जो किसी भी चार्ज की साइज़ से ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास चार्ज है और ये इसका इतना साइज़ है और दूसरा चार्ज हमारे पास ये है, ये Q1 ये Q2, तो ये जो डिस्टेंस है R जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और ये इसका अगर डायमीटर हम ले लें इस तरह, डायमीटर इसका हम लेते हैं डायमीटर, तो ये डिस्टेंस कम से कम यहाँ पे कंडीशन ये है कि R शुड बी ग्रेटर देन D, डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। आज के लिए बस यही और इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट मीडियम के लिए कूलम लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। कूलम लॉ इज़ एज एक्शन एंड रिएक्शन, वो भी हम पढ़ेंगे, और इन वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ, ये सारी बातें हम करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू।